मेरा नाम रजनी है। मैं आज आपको अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे पति का नाम राजीव था। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उनके माता पिता थे। उनके 3 भाई थे और 2 बहनें। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। राजीव सबसे छोटे थे और राजीव से छोटी 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मुझे अपनी ससुराल में बहुत प्यार मिला था। मेरी सास ने कभी मुझे औलाद ना होने का ताना नहीं दिया था। वो तो बस यही कहती थी कि ये सब तो भाग्य के खेल हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसको वही मिलेगा। किसी को देर से तो किसी को जल्दी। मेरी सास मुझसे कहती कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। ईश्वर की देन का सब्र का फल मीठा होता है। और मेरी सास का कहना बिल्कुल ठीक था। मेरी शादी के 6 साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे घर में खुशियों की लहर जाग उठी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी बच्ची को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला था। जिस दिन मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उस दिन मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। मेरी सास ने जब अपनी पोती को गोदी में उठाया तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें भगवान ने एक दोस्त दी है। हालांकि मेरी कोई दोस्त नहीं थी। शादी से पहले मेरी जितनी भी दोस्त थी, ये तो सब वक्त के साथ साथ बिछड़ गईं, या फिर कोई ऐसी सच्ची दोस्ती निभा ही नहीं पाई जिसकी मैं तलाश में रहती थी। मैं चाहती थी कि अपने दोस्तों से मैं हर बात शेयर किया करूं, लेकिन मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं बन पाई थी। जबकि मेरी कोई बहन भी नहीं थी। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। अपनी सास की बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी। मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या बेटी भी दोस्त बन सकती है? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। माँ बेटी का रिश्ता तो ईश्वर ने बहुत प्यार से बनाया है। बेटी में अगर औरत देखना चाहे तो उसे माँ भी नजर आएगी, बहन भी नजर आएगी और दोस्त भी नजर आएगी। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। मुझे आखिरकार भगवान ने एक दोस्त दे दी थी। मुझे अपनी बेटी के जवान होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब वो बड़ी होगी और मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर किया करूंगी। हम दोनों माँ बेटी खूब एक दूसरे के साथ गप्पे लगाया करेंगे। ये बात सच है कि अगर माता पिता चाहें तो वो अपने बच्चों को दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि ये दोस्ती अचानक से पैदा नहीं हो सकती। बचपन से ही हमें अपने बच्चों को दोस्त बनाना पड़ता है। तब कहीं जाकर बड़े होते होते ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मैंने शुरू से ही अपनी बेटी के बहुत नखरे उठाए थे। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि उसने मुझे अपने मुंह से कोई चीज मांगी हो और मैं वक्त से पहले ही हर चीज लाकर रख देती थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे थे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों पति पत्नी की जान थी हमारी बेटी। मेरी बेटी का नाम रिया था। रिया बड़ी हो गई थी और लंबाई में तो बिल्कुल अपने पिता पर गई थी, लेकिन हेल्थ में बिल्कुल मेरी तरह थी। वो मेरी छोटी बहन लगती थी। हम दोनों के कपड़े जूते सब एक साइज के आते थे। मैं ये देख देख कर बहुत खुश होती रहती थी, क्योंकि मैंने इस समय का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था कि कब मेरी बेटी बड़ी होगी और मैं उसको देख देख कर खुश हुआ करूंगी कि आखिर इस घर में मेरी भी कोई साथी है। बेटी के पैदा होने के कुछ समय के बाद ही मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। अब हम अपनी ससुराल वाले घर से दूर हो गए थे और इस घर में रहने लगे थे। मेरी और मेरे पति ने बचपन से ही अपनी बच्ची के हर शौक पूरे किए थे। मेरे पति भी अपनी बेटी को देख देख कर बहुत खुश होते थे और हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे पति कहते थे कि मुझे अपने घर की खुशियाँ देखकर बहुत खुशी होती है। तुमने बिल्कुल मेरी बेटी की परवरिश ऐसी की है जैसी मैं चाहता था। हमेशा ही मैं यही चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों का ख्याल रखे, उनसे प्यार करे और सबसे बढ़कर उनकी रेस्पेक्ट करे। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश में उनको रेस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। रेस्पेक्ट सिर्फ बड़ों की ही नहीं होती, बल्कि बच्चों की भी होती है। मैं अपने पति से अपनी तारीफ सुनती थी तो और भी ज्यादा खुश हो जाया करती थी। रिया के बाद मुझे फिर कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए हमने रिया को ही अपना बेटा और बेटी दोनों मान लिया था। मुझे रिया के साथ बहुत दिली लगाव था। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। माता पिता के ज्यादा प्यार ने उसे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया था। वो जहाँ भी जाती थी महफिल की जान बनकर रह जाती थी। लोग उसे मुड़ मुड़कर देखते थे। रिया की आदत थी कि वो हमेशा मुझे अपने दिल की हर बात बताती थी। वो मुझसे अपनी छोटी से छोटी और बड़ी सी बात आसानी से कह दिया करती थी, जैसे कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बताता है। वो कभी ये नहीं सोचती थी कि अगर मैंने कोई बात बताई तो मेरी माँ को बुरा न लग जाए।
हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और मान भी रखते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। एक दिन रिया मुझसे कहने लगी, माँ, कल मेरी दोस्त की बड़ी बहन की हल्दी है और उसने हमें इनवाइट किया है, आप भी मेरे साथ चलना। पहले तो मैंने सोचा कि कोई बहाना बना दूंगी, मगर फिर ये ख्याल आया कि जवान बेटी को अकेले कैसे जाने दूं, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर मैं रिया के साथ उसकी दोस्त की बहन की हल्दी पर चली गई। वहां पर खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, मगर मेरी बेटी रिया तो मेरे साथ ही बैठी रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसपास की औरतें भी मुझसे यही पूछती थीं कि ये लड़की कौन है। हम दोनों माँ बेटी ने वहां पर खूब इंजॉय किया और घर वापस आ गए थे। घर आकर मैंने रिया की नज़र उतारी, क्योंकि वो कहीं भी जाती थी तो उसके आने के बाद मैं उसकी नज़र उतारना नहीं भूलती थी। रात को सोने से पहले जब मैं रिया के कमरे में उसको दूध का गिलास देने गई तो वो मुझसे कहने लगी कि माँ, आप मुझे सुबह को जल्दी मत उठाना, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं ज़्यादा देर तक सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैंने भी सुबह को रिया को नहीं जगाया था। वो दोपहर के 1 बजे तक सोती रही। जब रिया सोकर उठी तो मैंने उससे कहा कि बेटा, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गई हो। रिया कहने लगी कि जी माँ, आप ठीक कह रही हो, मुझे भी एहसास है। दरअसल मैं बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मेरा सर इतना भारी हो गया था कि मैं बार बार सो जाती थी। अब भी मैं बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। रिया की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने रिया से कहा कि बेटा, कल तो मैंने तुम्हारी नज़र उतारी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने रिया को तसल्ली दी और फिर दोबारा से उसकी नज़र उतारी और उसके लिए भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगी। रिया को एक खरोच भी आ जाती थी तो हम दोनों पति पत्नी उसके लिए बहुत परेशान हो जाते थे। कुछ देर के बाद रिया थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। रात के वक्त जब राजीव घर आए तो रिया अपने पिता से कहने लगी कि पापा, आज हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। राजीव ने फौरन ही कहा कि ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाता हूँ। आज का डिनर हम लोग बाहर ही करेंगे। और उसके बाद हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। खाने के बाद जब हम घर लौट रहे थे तो रिया ने आइसक्रीम खाने की जिद की और उसके बाद हम घर वापस आ गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जैसे ही घर आए तो रिया कहने लगी कि माँ, मेरे सर में फिर से बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं और राजीव तो परेशान हो गए थे। मैंने कहा बेटा, अब कुछ दर्द कम हुआ। कहने लगी कि नहीं माँ, अभी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मुझे तो अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने राजीव को बताया कि रिया के सर में कल रात से दर्द हो रहा है। राजीव मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अब हमें रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हम दोनों रिया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो वो कहने लगे कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर एक बार आप फिर भी अपनी बेटी का आई चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तो भी बच्चों के सर में दर्द रहता है। मैंने रिया की आंखों का चेकअप भी करवा लिया था तो वो भी ठीक आया था, लेकिन सर दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी। खैर, मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल से छुट्टी ले लो, घर पर आराम करोगी तो बेहतर फील करोगी, घर में तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने रिया को घर पर ही रखा था और वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैं जब भी उसके पास जाती थी तो वो मुझे सोती हुई मिलती थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की थी। जो कुछ भी अपने मोबाइल में देखती थी या टीवी पर देखती थी मुझे आकर ज़रूर बताती थी। कोई नई चीज़ पढ़ती थी तो मेरे साथ शेयर करती थी, मगर अब तो वो सोती ही रहती है। मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा था। खैर, जब रिया उठी तो मैंने उससे पूछा कि रिया, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। तो वो कहने लगी कि माँ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी छुट्टियाँ नींद पूरी करने के लिए तो नहीं की थी माँ, मैं तो आपके साथ ढेरों बातें करना चाहती थी और आपके साथ एंजॉय करना चाहती थी। न जाने मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। मुझे रिया की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था। यानी ये सब कुछ जो हो रहा था मेरी बेटी के बस में नहीं था। फिर मैंने रिया से कहा कि तुम स्कूल जाना शुरू कर दो, क्या पता वहाँ जाकर तुम्हें सुकून मिल जाए। रिया स्कूल भी जाने लगी थी और जैसे ही घर वापस आती थी, आते ही अपने कमरे में बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही सो जाया करती थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि तुम मुझे बताओ, आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या पढ़ाई की है, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुमने क्या क्या बातें की हैं। लेकिन क्या तो वो सो जाती थी और जब वो जागती थी तब मैं उससे सवाल किया करती थी तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी और मुझसे कहती थी कि माँ, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है।
जैसे ही मुझे आराम मिल जाएगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ऐसे ही करते करते 15 दिन गुजरने वाले थे और रिया ने मेरे साथ अपनी कोई भी दिल की बात शेयर नहीं की थी। उसका सर दर्द ठीक ही नहीं हो पा रहा था और मैं रिया की हर बात अपने पति को बता दिया करती थी। वो भी अपनी जवान बेटे की हालत देखकर उदास हो रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को क्या हो गया है। एक दिन राजीव मुझसे कहने लगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे एग्जाम्स की टेंशन लेने लगते हैं। तुम रिया से बात करो कि अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहती या उसे फेल होने का डर है तो उससे कहो कि हमें इस बात पर कोई भी एतराज नहीं है। तुम अगले साल अपनी 9वीं कक्षा के पेपर दे देना। मैं यही बात रिया से की तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग तो बेवजह ही टेंशन ले रहे हो। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं इस बार भी अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। मैंने रिया से कहा तो फिर क्या बात है रिया, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। ये सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि माँ, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बदल गई हूँ। मैं बदलना नहीं चाहती। मैं तो खुद अपनी पहले की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे अपनी पहले वाली लाइफ बहुत पसंद थी। मैंने रिया से कहा कि जैसे तुम पहले थी वैसे ही बनने की कोशिश करो। अभी तुम पहले जैसी बन सकती हो। तुम हमारे लिए तो वैसे ही हो जैसे तुम पहले थी। रिया कहने लगी, माँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अब मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वो दिमागी तौर पर थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। मैंने रिया से कहा कि बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताओ, या फिर कोई ऐसी तुम्हारी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि माँ, आपके और पापा के होते हुए ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई हो। मेरे कमरे में जाकर देखिए, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, एसी, नए नए कपड़े, नए नए जूते, मेरे पास तो सब कुछ है माँ। किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मतलब रिया को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरे पूरे घर में शोर करने वाली बेटी अब खामोश सी रहने लगी थी। उसने तो अब अपने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती थी तो वो मुझसे एक दो बातें करती और लेट कर सो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो अब मुझसे बात करना ही नहीं चाहती है। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। आखिर ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया था। मेरी इतनी अच्छी बेटी की क्या हालत बन गई है। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को पहले जैसा कर दूं। मैं और राजीव ने रिया के साथ अपना व्यवहार नोट करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारा व्यवहार तो रिया के साथ पहले जैसा ही था। मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारे व्यवहार या फिर हमारे घर में बदलाव की वजह से हमारी बेटी की हालत ऐसी हो रही है, मगर ऐसी कोई भी बात मुझे नज़र नहीं आ रही थी। राजीव को अपने काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैंने सोचा कि ये वक्त तो बहुत अच्छा है। इन दिनों में रिया के बदलते व्यवहार के बारे में अच्छे से जान सकती हूँ। मैंने रिया को बताया कि तुम्हारे पापा 3 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो तुम रात को मेरे साथ ही सो जाया करो। वो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई थी। अब मैं और रिया एक ही कमरे में सोने लगे थे। हम दोनों रात को बातें करते करते सो गए। अगली रात मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक मुझे रिया के सिसकने की आवाज़ आई। ये आवाज़ बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। रिया बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। मैंने देखा कि रिया रो रही थी। मैंने पूछा कि बताओ तुम क्यों रो रही हो रिया। उसने मेरे सामने अपना हाथ आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ पर कट लगा हुआ था और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। मैंने उससे कहा कि रिया, ये सब क्या है, कैसे हुआ ये? तो वो कहने लगी कि माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक मुझे हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगा। मैं उठ गई तो देखा कि हाथ से खून निकल रहा है। मैं जल्दी से भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसके हाथ पर पट्टी की। मैंने पट्टी करते हुए रिया से पूछा कि बेटा, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि ये सब कैसे हुआ। उसने ना में सर हिला दिया और कहने लगी कि माँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके चेहरे से तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने जल्दी से राजीव को फ़ोन किया और उनको सब कुछ बता दिया और कहा कि आप जल्दी से घर आ जाओ। अगले ही दिन वो घर पर आ गए। उन्होंने भी रिया से पूछा कि बताओ बेटी, तुम्हारे हाथ पर ये क्या हुआ था। तो रिया फूट फूट कर रोने लगी और आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी कि माँ, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे बचा लो।
मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पागल होती जा रही थी। ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर गए। जब मुझे रिया के कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी, मैं भागकर उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपनी अलमारी खोलकर खड़ी है और अपने मुंह पर हाथ रखकर खूब रो रही है। मैं तभी उसके करीब जाकर कहने लगी कि क्या हुआ रिया? तो वो मेरे गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी कि ये देखो माँ, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे सारे कपड़े किसी ने काट दिए हैं। जब मैंने भी उसकी अलमारी में देखा तो देखकर चौंक गई कि रिया की अलमारी में जो कपड़े थे वो सभी कपड़े कहीं ना कहीं से कटे हुए थे। किसी का दुपट्टा जला हुआ था, या फिर किसी कपड़े की आस्तीन गायब थी, या फिर किसी कपड़े में छेद था। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि ये सब कुछ किसने किया होगा। मैंने रिया से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने नामे सिर हिला दिया और कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और खूब रोने लगी। जब रात को राजीव काम से वापस आए तो रिया से पूछा कि बेटा, तुम्हें कुछ तो पता होगा, कमरे में कौन आया था और किसने ऐसा किया? तो वो रोते हुए कहने लगी कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती। मैंने रिया के सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि कोई बात नहीं है बेटा, कपड़े ही तो थे और आ जाएंगे, मैं तुम्हें और नए कपड़े दिलवा दूंगी। मुझे रिया की आंखों में शिकवा नजर आ रहा था। वो कहने लगी माँ, ये मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कपड़े थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही और कपड़े दिला दूंगी, तुम उदास मत हो और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो राजीव मुझसे कहने लगे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो। मैंने जब अपनी अलमारी खोली तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि राजीव के भी सारे कपड़े कटे हुए थे, यहाँ तक कि उनके ऑफिस जाने के कपड़े भी कटे हुए थे। मैंने घबराते हुए राजीव को आवाज़ लगाई, उन्हें सब कुछ दिखाया तो वो कहने लगे कि खामोश हो जाओ, ये बात रिया को पता नहीं चलनी चाहिए, ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन अब ये हमारे घर में रोज़ का काम बन गया था। हर रोज़ हमारे घर में कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता था और ज़्यादातर तो रिया की ही चीज़ें गायब हो जाया करती थी। उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ या तो कट जाती थी या फिर टूट जाया करती थी, और फिर उसके कमरे में छोटी मोटी चीज़ें भी गायब होना शुरू होने लगी थी, जैसे उसकी नेल पेंट, फिंगर रिंग्स, उसकी लिपस्टिक, कभी कुछ तो कभी कुछ। वही सब देखकर डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही थी। उसने अपने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था, मुस्कुराना छोड़ दिया था। ये सब कुछ हमारे घर की नौकरानी भी देख रही थी। एक दिन नौकरानी ने मुझसे कहा कि दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज नहीं होंगी तो। मैंने कहा नहीं नहीं, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे रिया बेबी पर किसी ने काला जादू करवा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी पर कोई काला जादू करवा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी बेटी से जलता होगा और इसी जलन की वजह से वो उसको नुकसान पहुंचाकर अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता हो। मुझे नौकरानी की बात कुछ कुछ सही लग रही थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और अब मुझे बताओ कि इस परेशानी से अब कैसे निकला जाए। तो वो कहने लगी कि मैं आपको एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलती हूँ, आप मेरे साथ वहाँ पर चलोगी तो वो आपको सब कुछ बता देंगे कि आखिर आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने इस बारे में राजीव को बताया तो वो कहने लगे कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि मैं इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करता। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक रात हम सब सुकून से सो रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी आने वाली सुबह कितनी भयानक होने वाली है। मैं राजीव के ऑफिस जाने के लिए नाश्ता बना रही थी कि अचानक ही रिया के कमरे से चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और मैं और राजीव भागते हुए उसके कमरे में गए तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि रिया शीशे के सामने खड़ी हुई थी और उसके सर के बाल बिल्कुल गायब थे, मतलब कि वो गंजी हो गई थी। मैं उसके पास जाकर कहने लगी कि रिया, ये सब क्या है? तो वो कहने लगी कि माँ, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ, मैंने देखा कि मेरे बाल मेरे सर पर नहीं है, बेड पर रिया के बाल पड़े हुए थे, उसके लंबे लंबे घने बाल बेड पर थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से ये सब काम किया। मैंने रिया से कहा कि तुम इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हो कि किसी ने तुम्हारे बाल काट दिए और तुम्हें पता ही नहीं चला। तो रिया रोते हुए कहने लगी कि माँ, आपकी कसम मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मेरे सीने से लगकर कहने लगी कि माँ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं और राजीव एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इतना ही नहीं, धीरे धीरे मेरे कमरे की अलमारी से मेरे गहने भी गायब होने लगे थे। अब तो राजीव को भी मेरी बात पर यकीन आने लगा था। वो मुझसे कहने लगे तो ठीक है,
अगर तुम कहती हो तो हम एक बार उस बाबा के पास चलते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने राजीव से कहा कि मुझे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। राजीव भी कहने लगे कि हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हमारी बच्ची पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। मैं और राजीव अपनी बेटी को नौकरानी से एड्रेस लेकर उस बाबा के पास चले गए। जब हमने बाबा को सारी परेशानी बताई और उन्होंने रिया को देखा तो वो कहने लगे कि आपकी बेटी किसी बुरी नज़र के साये में है और किसी ने बदला लेने की चाहत में इस पर काला जादू करवाया है और ये जादू इतना खतरनाक है कि इसमें इसकी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर मैं और राजीव तो जैसे पागल ही हो गए थे। मैंने कहा, बाबा जी, इसका कोई तोड़ तो होगा। तो वो कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस इस काम के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। हमने कहा, आपको जो करना है कीजिए, हम आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपकी बेटी पहले की तरह ठीक हो जाएगी। अगले ही दिन मैं और राजीव लाखों रुपए लेकर बाबा के पास पहुंच गए थे। उन्होंने हमें एक पानी दिया और कहने लगे कि ये पानी अपनी बेटी को पिला देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं और राजीव खुश हो गए थे कि अब हमारी बेटी रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं था। जैसे ही हम घर पहुंचे तो फिर से सब कुछ होने लगा था। मेरी बेटी घबरा सी गई थी, वो इधर उधर छुपने की जगह तलाश करती रहती थी। फिर एक रात रिया मेरे पास बैठ गई और धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगी। वो कहने लगी कि माँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। और कहने लगी कि आप मुझे बताओ, मेरे बिना आपका क्या होगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी बच्ची, मैं और तुम्हारे पापा जीते जी मर जाएंगे। तो वो कहने लगी कि माँ, ये सब बातें होती हैं, हर इंसान दूसरों के बिना जिंदा रह सकता है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी और राजीव की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। और तुम ये कैसी पागलों वाली बातें करने लगी हो रिया। वो ये सब सुनकर खामोश हो गई थी। अब मुझे अपनी बेटी की और ज़्यादा फिक्र रहने लगी थी। मैंने उस पर निगाह रखनी शुरू कर दी थी। रातों को भी मैं उठ कर रिया के कमरे में चक्कर लगाया करती थी। एक रात जब मैं रिया के कमरे में चक्कर लगाने गई तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि रिया का कमरा खाली था और उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि आखिर रात के इस समय रिया कहाँ जा सकती है। मैं पागलों की तरह भागती हुई रिया के कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि रिया ने एक चादर से खुद को कवर किया हुआ था और उसके पास 2 बड़े बड़े बैग भी थे और वो चुपके चुपके घर के बाहर का मेन गेट खोलकर कहीं जा रही थी। तभी मैंने धीरे से उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रिया, तुम कहाँ जा रही हो। पहले तो उसने मुझे देखा और फिर मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ चुप हो जाइए, किसी से इस बात के बारे में मत कहिएगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं बोली, तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। चलो घर के अंदर चलो मेरे साथ और मुझे बताओ कि तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है। तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि माँ, आप मुझे रोकने की गलती मत करो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो, तुम रात के 2 बजे कहाँ जा रही हो। कहने लगी कि मैं आपको इस बात का हक नहीं देती कि आप मुझसे ये सब पूछो, और ये कहते हुए वो बाहर जाने लगी। तभी मैंने उसका फिर से हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि पहले मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हें इतनी भी शर्म है या नहीं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझसे ये किस अंदाज में बात कर रही हो। तभी रिया ने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और मुझे धक्का दे दिया, जिससे मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और वो मुझे धक्का देकर खुद बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से चिल्लाना शुरू कर दिया और राजीव को आवाज़ें लगाईं। मेरी चीखें सुनकर राजीव भी आ गए। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो रिया घर से बाहर निकल चुकी थी। राजीव जल्दी से रिया के पीछे पीछे भागे और ज़बरदस्ती उसको घर ले आए। रिया के घर आते ही जल्दी से मैंने घर का दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम दोनों ने उसे बहुत प्यार से पूछा कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी, अगर आप लोगों ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया तो मैं अपनी जान ले लूँगी और आपको मेरी लाश भी नसीब नहीं होगी। हमने कहा, रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन फिर हमने रिया को पकड़कर उसके कमरे में बंद कर दिया। मैं और राजीव रिया के सामने बैठ गए और कहने लगे कि कुछ तो बताओ, हम तुमसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं।
उसने कहा कि वो हमसे बात नहीं करना चाहती और कहने लगी कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं आप दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती, मर जाऊंगी मैं, मुझे सांस नहीं आ रहा है, आप दोनों ने मुझे घर से बाहर जाने से रोक दिया है, देखिए मेरा चेहरा पीला हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं मर जाऊंगी। वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी। तभी राजीव ने जाकर उसका हाथ प्यार से पकड़ लिया और कहने लगे कि नहीं मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे हाथ भी ठीक है, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही थी। उसने कुछ नहीं बताया और चीखने लगी। चीख चीख कर उसने हम दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। राजीव ने सारी रात रिया के कमरे के बाहर बैठकर गुजार दी। वो जागते रहे और रोते रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। सुबह को जब मैं नाश्ता लेकर रिया के कमरे में गई तो उसने मेरे हाथ से ट्रे लेकर फेंक दी और कहने लगी कि आप यहाँ से दफा हो जाओ, आप मेरी मौत की जिम्मेदार हो। मैंने कहा तुम मरी तो नहीं हो, मेरे सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हो, तुम ये कैसी बातें करने लगी हो रिया, तुम्हें क्या हो गया है। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी थी। ये कहने लगी कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल उठा लिया था और एक नंबर डायल कर कर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ ने घर से निकलने नहीं दिया, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगी। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मैंने पहले उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और रिया को कमरे में लॉक कर दिया। रिया का मोबाइल मैं अपने साथ ले आई और राजीव से कहने लगी कि रिया किसी से बात करती है, वो किसी से कांटेक्ट में है। राजीव ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और ये देखकर हम दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई कि हमारी बेटी ऑनलाइन किसी से चैटिंग करने लगी थी। मेरी बेटी बहुत मासूम थी, वो तो कम उम्र की थी, उसे अपने अच्छे बुरे के बारे में भी पता नहीं था, मगर जो लड़का उसके साथ बातें कर रहा था वो बहुत चालाक लग रहा था। राजीव ने उसके सारे मैसेज पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने मैसेज में अपने प्यार के बहुत सारे दावे भी किए हुए थे और कहता था कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। लेकिन मेरी बेटी ने मैसेज में बार बार इनकार किया हुआ था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मगर वो लड़का यही कहता था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। वही सब बातें उसके दिमाग में बैठा रहा था। आखिर मेरी बेटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो उससे प्यार करने लगी है। उसके बाद उसने रिया से कहना शुरू कर दिया कि मैं आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपना हाथ काट कर दिखाओ। और उसके हाथ काटने की तस्वीर उसके मोबाइल से सेंड हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब मैंने रिया के हाथ से खून बहता हुआ देखा था तो मैंने उससे पूछा था कि ये क्या हुआ, तो वो मुकर गई थी। यानी कि वो कट रिया ने जानबूझकर अपने हाथ पर लगाया था और उसने अपने हाथ पर कट लगाकर उस लड़के को फोटो भी भेजी थी। फिर वो लड़का कहने लगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपनी सबसे कीमती चीज को खराब करके मुझे फोटो सेंड करो। रिया ने उसे अपने कपड़े काटने के बाद फोटो सेंड किए। उसने अपने कपड़े तो काटे ही थे और हमारे भी कपड़े काट कर फोटो सेंड कर दिए थे। उसने अपनी सारी कीमती चीजों को तोड़ दिया था, जला दिया था और साथ ही साथ उस लड़के को फोटो सेंड करती थी। उसने इतना सब नुकसान उस लड़के के कहने पर ही किया था। और वो तांत्रिक बाबा, उसने हमें काले जादू के बारे में बताकर हमसे खूब सारे पैसे बटोर लिए थे। रिया सारा दिन उस लड़के से बात करती रहती थी और जब मैं उसके कमरे में जाकर बैठती थी तो वो मुझे यही कहती थी कि मुझे नींद आ रही है। वो सोती नहीं थी, बल्कि मेरे जाने के बाद उस लड़के से फोन पर बातें किया करती थी। उस लड़के का कहना था कि अब तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो, अगर तुम मेरे बिना रही तो मर जाओगी, इसलिए अपना घर छोड़कर भाग जाओ और मेरे पास आकर रहने लगो। रिया इस कदर उस लड़के के जाल में फंस चुकी थी कि वो अपना अच्छा बुरा सोचने के काबिल भी नहीं रही थी। वो लड़का उससे जैसा कहता था वो वही किया करती थी। अब हमें सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। राजीव ने और मैंने अब समझदारी करते हुए वो सारी चैटिंग और रिया का मोबाइल पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ निकाला और उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो पता चला कि वो सिर्फ एक ही लड़का नहीं है, बल्कि उनका पूरा गैंग है जो लड़कियों को इस तरह से प्यार के जाल में फंसाकर घर से भाग जाने पर मजबूर करता है। और जब लड़की घर से भाग जाती है तो उनको बेचा जाता है और उनसे धंधे करवाए जाते हैं। उस लड़की को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसकी वजह से उसकी गैंग के काफी लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया था। इस तरह से एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। रिया की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो उस लड़के को याद करके हर वक्त रोती रहती थी। हमने एक साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करवाया। इलाज के कुछ महीनों बाद जाकर रिया की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। धीरे धीरे वो संभलने लगी
और अब वो मेरा और अपने पापा का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि हमने उसको एक बहुत बड़े दलदल में गिरने से रोक लिया था। वो कहती थी कि आप दोनों ने मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है और अब उसकी उम्र 22 साल है। उसकी पढ़ाई तो इस वजह से खराब हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। ये ना सोचें कि हमारे बच्चे मासूम हैं। ये बात ठीक है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे मासूम हैं, लेकिन ये ना सोचें कि दुनिया के लोग भी मासूम हैं। ये दुनिया बड़ी चालाक है, अपना फ़ायदा करने के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने में समय नहीं लगाती। इसलिए अपने बच्चों को बचाकर रखें। आजकल माहौल बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसा आप लोगों के बच्चों के साथ ना हो। इसलिए आप अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।